हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपन ने कल जो 5.2 थी, कल अपन ने जो अपना समांतर श्रेणी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अपन ने 3 पार्ट कर लिए थे। 3 पार्ट में अपन लोगों ने 5.2 जो चैप्टर था वहां तक आ चुके हैं, उसके दूसरा क्वेश्चन तक कर चुके हैं। जो तीसरा क्वेश्चन था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो आपने कर लिया होगा। जिन बच्चों ने कर लिया मुझे व्हाट्सअप किया था, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों का नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आज पार्ट 4 की बात करेंगे, उसमें दूसरे के तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें अपन को सबसे पहले क्या दिया है, ए दिया है कितना 5, और अपन को डी कितना दिया है 11 माइनस 5 कितना होता है -6। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ए एन की। देखो अगर ऐसे रहता ना 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 301वां पद, तब तो वैल्यू किसकी होती है, एन की वैल्यू होती है। लेकिन ये देखो कौन सा पद है, जो लैंग्वेज का ही फर्क है इस चैप्टर में। अगर इस चैप्टर की आपके लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे, तो आपको ये चैप्टर कोई नहीं रोक सकता करने से, ठीक है। 4-5 नंबर का चैप्टर, अच्छा चैप्टर, ठीक है। और आपको एन की वैल्यू पूछी है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 301 है। एक की वैल्यू कितनी है, 5 है। एन की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी, इज मल्टीप्लाई में कितना है, 6। मल्टीप्लाई में कितना है, 6। देखो भाई यहाँ माइनस का 6 कैसे आएगा, प्लस का 6 आएगा, ठीक है ना। तो देखो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस का 6 एन माइनस का 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो 5 में से 6 गया, माइनस का 1 बचेगा। तो 301 माइनस का 1 प्लस का 6n, माइनस का 1 उधर गया, किसका बच गया, प्लस का हो गया। तो 301 प्लस का 1, तो 6n इज इक्वल टू 302, n इज इक्वल टू 302/6। अब जो ये जो मान आएगा ना, ये 50 पॉइंट कुछ आएगा। जो n की जो वैल्यू आएगी ना, वो 50 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। आप चेक करें ना, पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ क्या लिखोगे, n का मान निकालना संभव नहीं है। देखो जो n की जो वैल्यू होती है ना, वो एक फिक्स वैल्यू है। n की वैल्यू जो हमेशा होगी ना, वो एक फिक्स होगी। जैसे 4, 5 है, तो n की वैल्यू आप ऐसे ध्यान रखना, n की वैल्यू कभी माइनस की नहीं हो सकती और n की वैल्यू कभी पॉइंट्स में नहीं हो सकती। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे n की वैल्यू किस में आ रही है, पॉइंटों में आ रही। तो आप यहाँ तक करके आगे लिख दीजिए n की वैल्यू संभव नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा प्लस में होती है। कैसे, आपकी जैसे मान लो कि क्लास 10th है और आपको कह दें कि आपका टीचर है, क्लास टीचर, वो आपको बोल दें कि लाइन लगाए खड़े हो जाओ, ठीक है। आप लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, फिर आप नंबरिंग करता है, 1 नंबर स्टूडेंट लाइन का, 2 नंबर स्टूडेंट, 3 नंबर स्टूडेंट। कभी ऐसे बोला है क्या, माइनस का 6 नंबर स्टूडेंट या माइनस का 10 नंबर स्टूडेंट या 2.46, ठीक है, 2.46 या 3.46 या 5.79, ऐसे किसी ने बोला है, टीचर ने कभी नहीं बोला। तो कभी भी जो नंबर्स होते हैं ना, एन की जो वैल्यू होती है ना, वो ना पॉइंट्स में होती है, ना आपकी एन की वैल्यू माइनस में होती है। तो इसी दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो उनको समझ में आ गया होगा, जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई हो, शाबाश, वो लगे रहो ऐसे। आप अगर ऐसे लगे रहोगे ना, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपको मैथ्स, जो आपकी मैथ्स ना, देखो मैं आपको बताऊं, आप बहुत लक्की स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं ना ये मैथ्स, वो सच में बहुत लक्की है। कैसे लक्की है मैं बता दूं। ये लक्की का मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए लक्की है। देखो इसलिए लक्की है कि जो आपकी स्कूल का भी कोई अंदाजा नहीं कब खुलने वाली, कब खुलेगी। देखो एग्जाम तो होनी है मार्च में, मैं बता रहा हूँ 10th की जो अगली बार जो एग्जाम है मार्च, ज्यादा से ज्यादा लेट करेंगे अप्रैल कर देंगे, इससे लेट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपको 6-7 महीने में क्या क्या पढ़ोगे, इतने सब्जेक्ट है, उनका रिवाइज करोगे, क्या क्या करोगे। तो बहुत सुन रहा हो सर, अपन जितने भी चैप्टर पढ़े यहाँ उनका रिवाइज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो कम से कम ये तो हो गया ना कि मैथ्स तो पढ़ दी भाई साहब। किसी भी स्कूल का बच्चा हो, बहुत से स्कूल के बच्चे क्लास ले रहे हैं, मेरे जो यहाँ पे मेरे जो कोचिंग के बच्चे हैं वो भी क्लास ले रहे हैं, लेकिन बेनिफिट होगा। और जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ 10th क्लास के बच्चों को, तो वो एक दिन पेपर में आ गया था कि 10th क्लास के पेपर होने वाला था, बोर्ड उसके कराने के पक्ष में नहीं है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, देखो बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो तो कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार के साथ मीटिंग होनी बाकी है। अगर सरकार के साथ मीटिंग होनी बाकी है तो वो फैसला सरकार लेगी कि पेपर होगा कि नहीं होगा। जहां तक मेरा अनुभव कहता है पेपर होना चाहिए। देखो 4 सब्जेक्ट पे मार्कशीट नहीं बन सकती, ठीक है।
और 10th क्लास की मार्कशीट ऐसी है जो हर जगह काम आती है। अब देखो हमेशा से 6 सब्जेक्ट चलते आ रहे हैं, आपके जो आगे का बैच होगा उसमें भी 6 सब्जेक्ट होंगे, तो फिर आपके 4 सब्जेक्ट की मार्कशीट कैसे बनेगी? तो पेपर तो होगा, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे पेपर स्कूल स्तर पर भी हो जाए, जरूर थोड़ी है कि बोर्ड अपने सेंटर दे। बोर्ड ये भी तो बोल सकती है कि स्कूल स्तर पर पेपर ले लो, तो पेपर तो होना है। और देखो स्कूल स्तर पर होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि स्कूल टीचर्स आपको बता देंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। उसके लिए कुछ नियम आएंगे, कुछ शर्तें आएंगी, कंडीशंस आएंगी। तो आप जो 10th क्लास में बैठे हैं उन्होंने बुक छोड़ दी, मेरे को पता है जितने भी स्टूडेंट उन्होंने बुक छोड़ दी। देखो मेरा अनुभव कहता है पेपर तो होना है। देखो अगर पेपर कोई अदर सब्जेक्ट का होता तो नहीं होता, ये दोनों पेपर क्या इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चा 10th के बाद आर्ट्स लेगा तो उसमें सोशल साइंस आती है। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। अब जब उसका नॉलेज ही नहीं देखा गया सामाजिक विज्ञान का, तो फिर वो सामाजिक विज्ञान लेने लायक है कि नहीं पता ही नहीं है, ठीक है। सेकंड बात रही मैथ्स की। अब जिस बच्चे को मैथ्स का नॉलेज ही नहीं है, जिस बच्चे को मैथ्स का नॉलेज नहीं, वो 11वीं में जाके मैथ्स लेगा, क्या पता चलेगा? तो इसलिए देखो ये सब्जेक्ट ना बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाई चांस अगर ये सब्जेक्ट संस्कृत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर नहीं होता। देखो मैं आपको बता दूं, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट था या उर्दू ऐसा सब्जेक्ट था, अगर पेपर उसका बचता तो पेपर नहीं होता। क्योंकि देखो आगे बहुत से कम बच्चे हैं संस्कृत वगैरह, तो इसलिए आपको जो 10th के बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए, पूरा नहीं पढ़ना है। देखो पढ़ोगे पेपर नहीं भी होगा मान लो 10th क्लास वालों का, तो लॉस तो हुआ नहीं, आपकी मैथ्स अच्छी होगी, आगे काम आएगी, कम से कम 2 रुपए कमा के खा लोगे, ठीक है ना। तो देखो आगे की बात करते हैं अपन इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं क्या है इसका। 11 8 5 2 डेज करके आपको पूछा है 150 कौन सा पद है, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी दी है? एक की वैल्यू कितनी है? 11। आपको किसकी वैल्यू दी है? डी की वैल्यू दी है। तो 8 माइनस 11 कितना हुआ? -3। कितना हुआ? -3। आपको किसकी वैल्यू दी है? an की वैल्यू दी, कितनी दी? 150, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी है? -50, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 11। n की वैल्यू कितनी है अपन को ज्ञात करनी है। और भाई साहब d की वैल्यू कितनी है? -3 है। d की वैल्यू कितनी है? -3। तो ये क्या हुआ? माइनस का 50, ये क्या हुआ? 11, ये क्या हुआ भाई साहब? प्लस माइनस का 3n, क्या हुआ? माइनस का 3 है। ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस का हो गया। कैसे? देखो माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करते हैं, प्लस में आता है। अब देखो 11 और 3 क्या होता है? 14। तो -50 क्या हुआ? 14 प्लस का माइनस का 3n, 14 इधर गया, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 150 पहले से ही माइनस का था, तो ये हो गया। तो क्या बच गया? 3h इज इक्वल टू 164 हो गया, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या हो गया? 164 अपॉन -3। माइनस से माइनस कट गया। आप भाग दे के देख लीजिए, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आपको भाग करके दिखाना है। तो देखो कितनी बार गया? 5 बार गया। कितना बचा? 1 बचा। 14 देखो कितनी बार आया? 4 3 12, कितना बचा? 2 पॉइंट। अब देखो वही आ गया, पॉइंट में आ गया ना संख्या, तो पॉइंट में संख्या आती समथिंग जो भी आ गया तो पॉइंट्स में आते, कभी n की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होती। तो आप लिख देंगे n का मान संभव नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स में आगे मैंने नहीं किया, पॉइंट्स में मान गया तो n की वैल्यू संभव नहीं है। तो आपका जो ये चैप्टर था इसके 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना जो क्वेश्चन आने वाला है इसका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। इस चैप्टर के तीसरे क्वेश्चन, देखो जहां तक मेरा अनुमान है क्वेश्चन एग्जाम में यहां से नहीं उठेगा। देखो ये सिर्फ आपको जो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए मतलब आपको क्या है कि परिपक्व कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है। लेकिन जो जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से, मैं गारंटी कहता हूं आपको आगे वाले क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता समझने के लिए। और देखो बहुत चैप्टर सिंपल है। देखो आपको 2 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर हो रहा है। एक फॉर्मूला आपको याद हो गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। एक फॉर्मूला और लिखाऊंगा वो भी आपको याद हो जाएगा। देखो 2 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर हो रहा है और आपके 5 नंबर पक्के हो रहे हैं। कई बार क्या होता है जो आपका सड़क सुरक्षा का जो चैप्टर है उसमें
उसमें भी समांतर श्रेणी जोड़ दी जाती है। तो आपका देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, कंपटीशन भी बड़ा काम का है। देखो कंपटीशन में जो आता है ना चैप्टर्स, जो भी जैसे मान लो कि चैप्टर अपने समांतर श्रेणी ले रखा है, तो आपकी जो समांतर श्रेणी अगर किसी कंपटीशन में टॉपिक है तो मैं कह रहा हूं कि उनका जो स्टैंडर्ड होता है ना कंपटीशन में वो 9th और 10th का ही होता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन के लिए बड़ा फायदेमंद है। जो आपके घर में बड़ा भाई बहन है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नेवी एयरफोर्स या पटवार या राजस्थान पुलिस, तो उनको भी कहिए कि ये क्लास लें, उनके काम की चीज है। देखो सबसे बड़ी बात है, देखो मेरे को क्या लगता है कि ऑनलाइन जो क्लास है वो सबसे फायदेमंद चीज ये है कि ऑनलाइन क्लास की, कि देखो एक तो जो होती है क्लास होती है ऑफलाइन क्लास, उसमें आपको एक तो अनुशासन होकर बैठना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है, पूरा ध्यान उसमें रखना पड़ता है। जो ऑनलाइन क्लास होती है तो आपका जब भी मन होता है पढ़ने का तब आप मोबाइल लेके बैठते हो, अन्यथा आप नहीं बैठते, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन क्लास होती है जब टीचर्स टाइम बताते हैं उसी समय आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो एक अनुशासन की बात होगी ना। दूसरी बात कि आपका मन नहीं है लिखने का, तक कम से कम आप वीडियो तो देख रहे हो ना, तो वीडियो ध्यान से देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। अपन मोबाइल से कोई मूवी देखते हैं पूरी याद हो जाती है, तो देखो ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो ना, तो उससे भी आपको बड़ा ही फायदे हो रहा है। तो अपन करते हैं अपना 30रा क्वेश्चन बिना रुके बिना डटे, ठीक है। तो 30रा क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 6 टर्म्स एंड 17 टर्म ऑफ एपी आर 19 एंड 41 देन फाइंड 40 टर्म, ठीक है। आज मैं आपको जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी आपको पहले जो आपका जो वीडियो उसमें पहले लिखे हुए होंगे, जिसको पढ़ना वो पढ़ना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। आपको एक तो दिए कि 6 टर्म्स दिया, आपको बोला है कि जो छठी टर्म है ना, छठी टर्म मतलब उसको अपन क्या लिख सकते हैं, A6। देखो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, A6 जो आपकी छठी टर्म है वो A6 आपको कितनी दी है, 19 दी है। एक आपको क्या दिया है, एक आपको बोला है कि 17वीं टर्म्स, तो मतलब 17वीं टर्म को क्या ले सकते हैं, A17, वो कितनी दी है, 49 दी है। साइड तक कितनी दी है, 41 दी है। वो कितनी दी है आपको, 41 दी है। आपको पूछा क्या है, 40वीं टर्म पूछा है। क्या पूछा है, मैं एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ। 40वीं टर्म पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि अपन को क्या पूछा है, A40। अब मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, करने का तरीका नहीं बता रहा। आपको अगर A40 निकालो तो आप क्या करेंगे, A40 इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, A प्लस n माइनस 1D वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे जी, बिल्कुल लगाएंगे। अब देखो A40 निकालने के लिए अपन ने ये फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन फॉर्मूला लगाने के बाद अपन को आवश्यकता किस किस की होती है, एक तो A की वैल्यू आवश्यकता होती है, एक अपन को किस की वैल्यू आवश्यकता होती है, D की वैल्यू आवश्यकता होती है, किस की वैल्यू आवश्यकता होती है, n की। चलो n की वैल्यू तो अपने पास है, कितनी है, 40 है। n की वैल्यू तो अपने पास है, लेकिन आपके पास क्या A और D की वैल्यू है क्या? जब आपके पास A और D की वैल्यू ही नहीं है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में ऐसा कुछ करेंगे जिससे क्या हो, आपके पास A और D की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, A और D की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको A40 पूछा है। अब मुझे बताओ कि जो A6 लिखा है, तो मैंने आपको लिख के बताया था कि A6 को क्या क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मैंने लिख के बताया था ना। और इज इक्वल टू कितना है, 19। इसको आप इक्वेशन क्या दे दो, 1 दे दो, ठीक है। A17 को अपन क्या लिखते हैं, A प्लस 16D, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D इज इक्वल टू कितना हो गया, 41। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब बताओ ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन क्या होगी, 2। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो अगर इसमें से ये मैं घटा दूं, आपको चेक करना है कि घटाना है कि जोड़ना है। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमें पता नहीं चलता है कि घटाना है कि जोड़ना है। देखो आप ये देखो, अगर इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो ऐसे एक कट रहा ना। अपन को जो 9th क्लास में नहीं पढ़ा क्या, अरे विलोपन विधि नहीं पढ़ी क्या, एक जो मान होता है एक्स वाई वाली, उसमें या तो एक्स को विलोप करते थे या अपन वाई को विलोप करते थे। तो यहाँ पे एक चीज का क्या करना है, विलोपन करना है, मतलब उसको गायब करना है, उसको क्या करना है, उड़ाना है, उसको क्या करना है, उड़ाना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। हिंदी में पूर्णतः हिंदी में लिखे तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो आपने क्या लिखा, A प्लस 5D, ठीक है। नीचे क्या लिख दिया, सॉरी ऊपर लिखेंगे 16D, क्योंकि देखो पहले समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहे हैं, इज इक्वल टू कितना, 41। तो देखो नीचे क्या लिखेंगे, A प्लस 5D इज इक्वल टू 19। तो देखो लाइन खींची, ये माइनस की जगह माइनस माइनस माइनस, देखो अरे
निशान चेंज होते हैं ना, पीछे बताया गया ना चैप्टर में। हाँ जी, तो एस से ए कट गया, 16D में से 5D गया, कितना डी बचा, 11D बचा। कितना डी बचा, 11D। 41 में से 19 गया, अरे 41 में से 19 गया, 31 में से 9 गया, 31 में से 9 गया, कितना बचा, 22। क्या कितना बचा रे, 22 बचा कि नहीं बचा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 गया, 32 बच गया, 22 बच गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 11 का भाग 22 में दिया, कितना आया, 2 आ गया। अब अपने पास डी की वैल्यू तो आ चुकी है, एक की वैल्यू नहीं आई, तो आप डी की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपकी एक की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका a प्लस 5, डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, डी की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू कितना है, 19 है। तो a प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 19। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 19 माइनस 10, a इक्वल टू कितना आया, 9। अब आपके पास एक की वैल्यू भी आ चुकी है और डी की वैल्यू भी आ चुकी है। भाई साहब पूछा क्या, आपको पूछा क्या है, a40 पूछा है, तो आप a40 पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d, और डायरेक्ट आपको पता है कि a40 को आप कैसे लिख सकते हो, वो भी आपको पता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 39d। कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 39d, तो आपका ये तरीका भी सही है। तो a40 इज इक्वल टू, आपकी एक की वैल्यू कितनी है, आपकी एक की वैल्यू कितनी है, आपकी एक की वैल्यू 9 है। आपकी डी की वैल्यू कितनी है, आपकी डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ठीक है, तो a 9 प्लस 39 इंटू 2, देखो a40 बराबर 9, 39 दूनी कितना होता है, 78 होता है, और 78 में 9 जोड़े तो कितना आता है, 87 आता है। तो a40 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 87 आई। तो a40 की वैल्यू 87 आई कि नहीं आई। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखो काफी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप रूल फॉलो करते रहोगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो चेक कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फटाफट चेक करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन APR 4 and -80। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं दिया है, तो आपको 4th क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आज के लिए इतना ही होगा, बाकी अपन करेंगे कल। तो 4th क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, आपको क्या क्या दिया है कल मैं बता दूंगा आके। बाकी होमवर्क के लिए आपको एक तो A3 दिया है, आपको A3 कितना दिया है, आपको A3 कितना दिया है, 4 दिया है। एक आपको क्या दिया है, एक आपको 9 टर्म दिया है, एक कितना दिया है, A9 कितना दिया है, A9 आपको दिया है -8, A9 कितना दिया है, -8। तो विच टर्म्स विल बी 0, कौन सी टर्म 0 है, मतलब an इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। तो आपको कल ये क्वेश्चन करना है। बाकी मैं आज से क्वेश्चन, आपका जो वीडियो है उसमें एक फोटो आएगी, स्टार्टिंग में चलेगी, तो आपको क्वेश्चन दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन उतार भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान सुना। मुझे पता है काफी 17-18 मिनट का वीडियो हुआ होगा, तो आज के लिए इतना ही, आप इतना तो लीजिए, बाकी अपन कल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।